सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगला जो हमारा खनिज है ऊर्जा खनिज में नंबर 2 पे एक हमने देख लिया कोयला। अब है पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात। देखो पेट्रोलियम शब्द से आपको सीधा ध्यान आ रहा होगा कि इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। हमें बिल्कुल परिवहन आपने देखे होंगे, हमारे पूरा स्थल मार्ग देख लो, वायु मार्ग देख लो, कोई भी देख लो, पेट्रोलियम और डीजल जैसी जो वस्तु है उनका प्रयोग बहुत हो रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है आपको, एक कि भारत में पेट्रोलियम के भंडार का विस्तार लगभग 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये आंकड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि लगभग 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है भारत का पूरा, उस इतने क्षेत्र में इसके भंडार जो है पेट्रोलियम के वो विस्तृत हैं। आगे मैं यहाँ पे सीधा समझा दो भी काफी है, लिख दो कि यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। मैंने अभी इसके पूर्व बताया था आपको कि ये जो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो धरती में जो वनस्पति और जीव दब गए थे उनसे ही बने हैं। तो जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो दब गए थे पृथ्वी में, वो किन चट्टानों में मिलते हैं? अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। अवसाद का अर्थ ही कचरा होता है। तो कचरे के रूप में जो दबे हुए हमें मिलते हैं वही चीज अवसाद कहलाती है, और इसीलिए इन ऐसी चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। फिर तो ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अगली लाइन, उपयोग तो मैं क्या लिखूं आपको बिल्कुल पता ही होगा, फिर भी लिख देते हैं। उपयोग, पेट्रोलियम का उपयोग एक तो लिख दो परिवहन, तीनों प्रकार के परिवहन आ जाते हैं हमारे, तथा मशीनरी के क्षेत्र में। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा तीसरा पॉइंट पेट्रोलियम में, वो रहेगी भंडार। तो भारत में पेट्रोलियम के भंडार, यहां पे कुछ क्षेत्र हैं वो मैं पूरे लिख दूंगा एक साथ में, आपको उसी तरह से उतार लेने हैं। मतलब भारत में पेट्रोलियम के भंडार कहां कहां पर है, तो आपको थोड़ा यूं ध्यान रहेगा कि कहां कहां पर है। तो जो मैं यहां पे क्षेत्र लिख रहा हूं इसमें आपको लिखने हैं, अभी इस पॉइंट में लिखो आगे। यहां पे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, जो असम राज्य है वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी है, और उस नदी के आसपास का एरिया ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र कहलाता है। वहां पे इसका विस्तार है। और दूसरा क्षेत्र लिखो सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरवन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा, क्या ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। और डेल्टा किसे कहते हैं? तो त्रिभुजाकार स्थलाकृति जो बनती है नदियों के, नदी और सागर, जहां पे नदी सागर में गिरती है वहां पे इस तरह की आकृति बन जाती है, और नदी दो रूपों में बढ़ जाती है, 2 से 3 रूपों में बढ़कर सागर में गिर जाती है आगे। तो वहां पे जो स्थलाकृति बनती है उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है वो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो उसके आसपास भी क्या है? पेट्रोलियम के भंडार धरती में दबे हुए हैं। और अगला क्षेत्र दिया है, राज्य दिया है, एक तो उड़ीसा में भी मिलता है पेट्रोलियम का भंडार, उड़ीसा में मिलता है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है।
ठीक है, ये तीनों राज्य हो गए। फिर और लिखो आगे, तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद और दो नदियों का क्षेत्र, जैसे कि एक तो गोदावरी और कावेरी, ये भी दक्षिणी भारत की नदियां हैं। तो गोदावरी व कावेरी नदी घाटियां, तो ये इन नदी घाटियों में भी पेट्रोलियम के भंडार दबे हुए हैं। ठीक है, तो और एक और लिख दो, तो अरब सागर में स्थित मुंबई हाई क्षेत्र, ये जो मुंबई हाई क्षेत्र है अरब सागर में स्थित है, ठीक है, वहां पे भी इसका विस्तार या इसके भंडार है। तो ये क्षेत्र आप मैप के माध्यम से समझोगे थोड़े और समझ में आएंगे। मैंने अभी लिख दिए, वैसे तो आपको उतार लेने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मैप बना देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ लो। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत में पेट्रोलियम के भंडार। तो जैसे कि मैप में देखो आप, ये भारत का मैप है, नॉर्मली आप समझ लो। असम लगभग यहाँ पर है, और यहाँ पे एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, तो इसके आसपास का क्षेत्र पेट्रोलियम का भंडार रखता है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, लगभग यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा, गंगा नदी यहाँ पे गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो ये क्षेत्र भी पेट्रोलियम का भंडार रखता है। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो उड़ीसा, ये उड़ीसा का राज्य हो गया, इधर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये क्षेत्र भी पेट्रोलियम के भंडार रखते हैं। और आगे हिमाचल, तो ये हिमाचल का क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र, वो भी रखता है। इसके बाद दक्षिण भारत की नदियां गोदावरी और कावेरी नदी, उनकी घाटियों में भी पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। और अंतिम हमने देखा अरब सागर में, यहीं पे मुंबई में ही देखा, अरब सागर में पानी में थोड़ा स्थित जगह है मुंबई हाई, यहाँ पे भी पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की अवसादी चट्टानों में जो दबा हुआ है अंदर अवसाद के रूप में, वहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है, इसके भंडार मौजूद हैं। ठीक है, मैप के माध्यम से समझ लिया। आगे अगला पॉइंट क्या है, प्रमुख राज्य। ये तो क्षेत्र देख लिए हमने, मोटे रूप से देख लिए। अब हम एक और फैक्ट लिखते हैं आगे, नया लिखो आगे पॉइंट, कि भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन, भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य, ये लाइन आप लिख दो। प्रमुख राज्य में भी हम किस तरह से लिखेंगे इसी पॉइंट को आगे, इसको जो लिखेंगे आगे वो ऐसा लिखना है कि देश के कुल उत्पादन का 90%, लगभग 90% उत्पादन कौन कौन से राज्य करते हैं, वो उन राज्यों के नाम में सीधे यहां पे लिख रहा हूं कि प्रमुख रूप से जो उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन हम और आंकड़ा देखें यहां पे, तो लगभग देश का 90% जो उत्पादन करते हैं पेट्रोलियम का, वो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो आपको नाम यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो एक तो लिखना है महाराष्ट्र, असम के बाद गुजरात और राजस्थान, ये चार जो राज्य हैं मुख्य रूप से 90% भारत का पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं। बाकी पेट्रोलियम जो में कमी होती है वो तो हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से 90% जो पेट्रोल निकलता है वो कहाँ पे होता है, इन चारों राज्यों में होता है। आगे पॉइंट और अगला इसके बाद में, कि फिर ये जो यहाँ से हम निकालते हैं चारों राज्यों से पेट्रोलियम, फिर इसको हम कहाँ पे बेचते हैं, तो रिफाइनरी में बेचते हैं। रिफाइनरी में जाने के बाद, रिफाइनरी में जाने के बाद लगभग कितनी लिख देना सीधी, देश में लगभग 24 बड़ी रिफाइनरी हैं। कितनी, 24 लगभग बड़ी रिफाइनरी, मतलब यहाँ से जो भी ये निकलता है अंदर से, जो भी लोग काम करते हैं खानों से जो निकालते हैं उसको सीधा यहाँ पे ले जाया जाता है और फिर इसको शुद्ध रूप दिया जाता है। तो 24 बड़ी रिफाइनरी हैं।
उनके एक दो का आप थोड़े नाम ध्यान रखो तो अच्छा रहेगा, पोस्टर में लिख देना नीचे। ये पॉइंट नया पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसके बाद में इन राज्यों के बाद में नया पॉइंट है। तो ये जो रिफाइनरी के नाम आपको लिख देने हैं, गुवाहाटी, बड़ोदरा, ये सभी बड़ी बड़ी रिफाइनरी जहाँ पे पेट्रोलियम बनाया जाता है, मतलब जो भी खानों से निकालते हैं, जो भी हम ये पूरा कचरा अवसाद, वो यहाँ यहाँ आके इसकी सफाई होती है, ठीक है। बड़ोदरा, इसके बाद हल्दिया, हल्दिया के बाद मथुरा, मथुरा के बाद डिगबोई, डिगबोई ये असम में। तो ये कुछ क्षेत्र, ये जो रिफाइनरी है जो प्रसिद्ध है भारत की, ठीक है। यहाँ पे शोधन होता है, यूँ समझ लो आप, यहाँ पे इनको पेट्रोलियम को ले जाया जाता है। ये कुछ बातें होगी। और कोई राजस्थान के संदर्भ में लास्ट पॉइंट लिख देते हैं एक हम, इसके बाद में अगला पॉइंट राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान में भंडार, राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार। तो मुख्य रूप से जिलों के नाम ध्यान रखना, एक तो बीकानेर, बीकानेर में भी मिलता है, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर। ये जो 4 जिले हैं राजस्थान के, वो सबसे अधिक मतलब पेट्रोलियम के भंडार रखते हैं, ठीक है, उत्पादन भी करते हैं। तो ये बातें थी पेट्रोलियम के बारे में। अगला जो पॉइंट रहेगा आगे 3 पर, उसकी कुछ कम ही बातें हैं, देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे। और आगे लिखना है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, अब प्राकृतिक गैस को हम किस रूप में समझेंगे, देखिए लिखो पहले। प्राकृतिक गैस के जो भंडार मिलते हैं भारत में मुख्य रूप से, उनके राज्यों के नाम सीधे लिख देना आप आगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, बिल्कुल है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसके बाद एक को और लिख दो तो राजस्थान, राजस्थान में भी प्राकृतिक गैस निकलती है। और पश्चिम बंगाल ध्यान रखो, वैसे त्रिपुरा वगैरह बहुत सारे हैं। तो इतने जो राज्य हैं मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस उत्पादित करते हैं या फिर इसके भंडार रखते हैं। आगे अब इस प्राकृतिक गैस जो निकलती है पूरे भारत में, उसका प्रबंधन कौन करता है, उसका प्रबंधन कौन करता है, तो ये करता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, भारतीय गैस प्राधिकरण। जो भारतीय गैस प्राधिकरण है वो भारत में प्राकृतिक गैस जो निकलती है पूरे भारत की, उसका कंट्रोल करता है, उस पर प्रबंधन रखता है, फिर उसका वितरण वगैरह होता है। तो अगर मैं इसका उपयोग बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्राकृतिक गैस किस तरह की गैस है। तो सबसे पूर्व में लिखो यहाँ पे, तो रसोई गैस, एलपीजी आपने बिल्कुल, रसोई गैस हम उपयोग करते हैं जो रसोई में, तो रसोई गैस रसोई कार्य हेतु, ठीक है। इसके बाद आगे विद्युत में भी इसका उपयोग होता है, किसका उपयोग, प्राकृतिक गैस का उपयोग। आगे विद्युत के बाद में उर्वरक, उर्वरक उद्योग जो होते हैं तो वहाँ पर भी वो इस प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। ये कुछ मुख्य उपयोग हो गए। और एक और फैक्ट लिख दो इसका आगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बाद में। ये मुख्य रूप से हमने जो अभी देखे थे कौन से उत्पादक का राज्य, उसमें और आगे एक फैक्ट है तो लिख दो आप यहाँ पे, देश का 91% उत्पादन अकेले कौन करते हैं, एक तो महाराष्ट्र, गुजरात, इसके बाद असम और राजस्थान। ये जो 4 राज्य है वो 91% उत्पादन किसका, प्राकृतिक गैस का करते हैं। हम अभी बात करते हैं नंबर 3 पे, ठीक है, प्राकृतिक गैस चल रही थी हमारी, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये थी प्राकृतिक गैस के बारे में मुख्य बातें, ठीक है। आगे हमने अभी कौन कौन सा देखा, कोयला देखा, पेट्रोलियम देखा और प्राकृतिक गैस के बारे में महत्वपूर्ण बातें देख ली हैं। आगे हम देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा, 4 डाल देते हैं हम, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। हमने अभी इस ऊर्जा में देखा कोयला, इसके बाद पेट्रोलियम,
और प्राकृतिक गैस, इन तीनों के बारे में अध्ययन किया। अब है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में भी परमाणु खनिज होते हैं। तो परमाणु खनिज कौन कौन से होते हैं? परमाणु ऊर्जा खनिज, यूं लिखो ठीक रहेगा, परमाणु ऊर्जा खनिज। अब परमाणु ऊर्जा में कौन कौन से खनिज आते हैं पहले वो ध्यान रखने पड़ेंगे। यहाँ पे उनके अजीब नाम है थोड़े, जैसे कि एक तो आता है यूरेनियम। अब यूरेनियम भी एक तरह का नहीं होता, उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इस तरह के अलग अलग प्रकार के यूरेनियम होते हैं। तो एक तो यूरेनियम भी होता है जिससे हमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे थोरियम, ये भी परमाणु खनिज है। और आगे लिखे तो प्लूटोनियम और बेरिलियम। ये जो खनिज है ये कौन है? परमाणु ऊर्जा खनिज है। ठीक है, इनके नाम आपको उतार देने हैं। आगे एक लाइन लिखनी है इसमें कि सन 1948 में ऊर्जा आयोग, कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम? परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां आगे ऐड कर देना परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। मतलब भारत में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। अगर नॉर्मल छोटा प्रश्न बन गया कि परमाणु ऊर्जा आयोग भारत में, इसका गठन कब हुआ? तो 1948 में हुआ। तो एक लाइन ये ध्यान रखनी थी आपको। अगली बात क्या ध्यान रखनी है कि यूरेनियम जो हमने पहला देखा अभी, यूरेनियम के भंडार मुख्य रूप से कहां पे निकलता है? तो लिख देना आगे, धारवाड़ और आर्कियन चट्टानों में, प्लस और आगे राज्य भी ध्यान रखो तो बिहार और राजस्थान में। मतलब मुख्य रूप से जो यूरेनियम हमने देखा पहला, जो इसमें उसके जो भंडार कहाँ पर है भारत में देखे तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो कर्नाटक में थी, मैंने बताई थी आपको पहले, आर्कियन शेलेज जो चट्टानें होती है उनमें, और बिहार और राजस्थान में मुख्य रूप से यूरेनियम के भंडार मिलते हैं और यहाँ से इसका उत्पादन होता है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके अंदर, तो इसी में जैसे कि थोरियम, एक तो थोरियम के भंडार कहाँ पे वो ध्यान रखते हैं लास्ट, और एक है बेरिलियम, एक तो थोरियम और एक बेरिलियम। तो इनके कुछ स्थान जगह के नाम ध्यान रख, जैसे कि राज्य तो ये केरल और बिहार, मतलब केरल और बिहार से थोरियम के भंडार मिलते हैं, और राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में भी बेरिलियम के भंडार मिलते हैं। तो ये थी परमाणु ऊर्जा खनिज के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब परमाणु ऊर्जा या फिर ऊर्जा खनिज हमने जो भी देख लिए, लास्ट देखा हमने परमाणु ऊर्जा। इसके बाद में अब जो अंतिम पॉइंट आपके बचता है इस 10वें पार्ट में, वो है राजस्थान में खनिज। तो आगे स्टार डाल के आप एक पॉइंट डाल दो, राजस्थान में खनिज, और इसमें कुछ एक दो बातें हैं महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखनी है, वो देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में खनिजों के बारे में देखिए। राजस्थान को पहले तो खनिजों का अजायब घर कहते हैं। एक बात तो ये आपको ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं और कितने प्रकार के मिलते हैं और कौन कौन से अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। देखिए एक लाइन आपको ये लिख दो यहाँ पे कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, ये बात लिख देनी है। अब देखना यहां पे एक और लाइन लिखना, राजस्थान में कुल 79 प्रकार के खनिज
पाए जाते हैं। कितने? 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 44 और 12 और 23, जिसमें से 44 प्रकार के तो कैसे बड़े खनिज है, 12 प्रकार के कैसे हैं गौण खनिज है, ठीक है, मध्यम प्रकार के, और 23 जो है वो लघु खनिज है। इस तरह से वितरण है। और राजस्थान में टोटल 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 44 प्रकार के बड़े खनिज, 12 प्रकार के गौण खनिज और 23 प्रकार के लघु खनिज पाए जाते हैं। इसी के कारण तो इसको हमने अजायब घर कहा है। और लाइन महत्वपूर्ण लिखो आगे कि खनिज भंडार की दृष्टि से, भारत स्तर की बात कर रहे हैं हम, खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा स्थान है। ये बात ध्यान रखनी आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, छत्तीसगढ़ सेकंड स्थान पर, भंडार की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब कितना भंडार दबा हुआ है हमारी इस भूमि में, राजस्थान की भूमि में, तो हम भारत में तीसरा स्थान रखते हैं। इतना भंडार यहाँ पे दबा हुआ है। और ये प्रकार अभी हमें वर्तमान में जो हमें ज्ञात है वो इतने प्रकार के खनिज ज्ञात है, जिसमें से ये वितरण मैंने लिख दिया है। आगे आगे एक लाइन और लिखो इसी में, ये मैं हटा रहा हूं, यहां पे लिखता हूं मैं कि प्रसिद्ध नगर, इसी में आगे लिखना है, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम अभी, मतलब खनिजों के कारण प्रसिद्ध कुछ नगर और कस्बे हैं अपने राजस्थान के। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक है तांबा नगरी। अब तांबा नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की तांबा नगरी की बात आती है। देखो तांबा खनिज है, तो खनिज के कारण फेमस प्रसिद्ध नगर जो है उसमें हम लिखना है खेतड़ी। कहां पर है? झुंझुनू जो जिला है अपना वहां पर है। तो खेतड़ी जो फेमस है, तो खेतड़ी तांबा नगरी के कारण फेमस है। और आगे संगमरमर नगरी, संगमरमर नगरी ध्यान रखनी है आपको। मकराना, मकराना जो है नगर नागौर का, वो संगमरमर के कारण फेमस है। दो बातें ये ध्यान रखनी थी आपको। और अंतिम पॉइंट लिख दो कि ये लास्ट बात रही हमारी इस लेसन की, ध्यान से लिख देना अंतिम पॉइंट, फिर ये अध्याय खत्म होता है। प्रसिद्ध नगर के बाद लिखो, एक तो लिखो संगमरमर, संगमरमर, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, इसके बाद जास्पर, जास्पर के बाद जिप्सम, एस्बेस्टस, ये पूरा आपको उतार लेना है, एस्बेस्टस और टंगस्टन, टंगस्टन आदि के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। ये अंतिम बात थी अपने इस लेसन की कि ये जो संगमरमर, सीसा जस्ता, जास्पर, जिप्सम, इसके बाद एस्बेस्टस और टंगस्टन, ये जो खनिज है, इन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, एकाधिकार रखता है। ठीक है, ये लास्ट बात थी इस लेसन की। हमारा जो 10वां अध्याय चल रहा था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तो हमने खनिजों के बारे में अध्ययन किया, ऊर्जा संसाधन के बारे में भी देखा, और ये अध्याय हमने पूरा किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जय हिंद।